से इसको ट्राई करना है। ओके, देखो ट्रिक नहीं है बेसिकली, किसी भी कोई कलेक्शन ऑफ द वेक्टर्स रहता है तो उसको अगर लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चेक करना है तो उसमें जो मेथड है उससे ही थोड़ा सा एक टेक्निक यहाँ से बनाया गया था। जैसे कि सपोज करो कि हमारे पास एस जो है वो दो एलिमेंट का कलेक्शन कर दो, 1,2 और सपोज करो 3,4 ऐसे कर दिए हैं, ठीक है। अब मान लो हमको इसको चेक करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो उसके लिए इन जनरल हम लोग प्रोसेस यही यूज करते थे कि अल्फा या ए कर लो, ए इंटू 1,2 प्लस बी इंटू 3,4 इक्वल टू 0 कर देते। फिर यहाँ से दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाते थे, ए प्लस 3b इक्वल टू 0 और दूसरा होता था 2a प्लस 4b इक्वल टू 0। अगर हम इस पूरे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखना चाहें तो 1 3 2 4 ए कॉमा बी ए बी इक्वल टू 0 वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, अगर मान के चलो कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स दिख रहा है इस मैट्रिक्स को एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। और वो यूनिक सॉल्यूशन इस केस में सिर्फ और सिर्फ जीरो ही होती है। मतलब आगे इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे, देखना कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है और ए एक्स इक्वल टू 0 नाम का कोई इक्वेशन है, ठीक है। इसके पास दो चॉइसेस रहते हैं सॉल्यूशन के, एक केस में यूनिक सॉल्यूशन का केस रहता है, हाँ दूसरा जो होता है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है, ठीक है। तो जो यूनिक सॉल्यूशन है वो हम लोग को उसी केस में मिलता है जब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होती हैं, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो है वो तभी मिलता है जब डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। दूसरा चीज, जब यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तो सॉल्यूशन हमेशा तुमको x इक्वल टू 0 ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में सिर्फ नॉन जीरो सॉल्यूशंस तुमको मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखना है, इसी के बेसिस पे इस चीज यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है कि कैसे लीनियरली डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा। देखो अभी जो मैट्रिक्स हम लोग को दिया गया है वो 1 3 2 4 दिया गया है, ठीक है। डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करें तो हम लोग को मिल रहा है 4 माइनस 6, दिस इज इक्वल टू -2 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा तो इसका मतलब है कि जो वेरिएबल यहाँ पर यूज किए गए थे ए और बी, उनकी वैल्यू क्या रहनी चाहिए, 0। हाँ बोलो। नहीं, यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, उस केस में यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो अब देख रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब हो रहा है कि जो हमारा ये वेक्टर रखा हुआ है ए कॉमा बी वाला, ये कैसा हो जाएगा, सिर्फ जीरो वेक्टर हो जाएगा। इट मीन्स डायरेक्टली बोलेंगे कि ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0। इसके हेल्प से सीधे सीधे बोल सकते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स है, ये सॉरी हमारा जो सिस्टम, ये जो सेट दिया गया था, दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये इस्तेमाल कब करना है, ये इस्तेमाल उसी टाइम पे करना पड़ेगा जब ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाते हैं और ये वाला जो मैट्रिक्स है ये तुम्हारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स बने, क्योंकि अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बना तो डिटर्मिनेंट ही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इस चीज को यूज करने के लिए यहाँ पर नेसेसरी हो जाएगा कि जो मैट्रिक्स हम बनाएंगे वो n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो देखो जैसे और एक क्वेश्चन देते हैं, सपोज करो एस इज द कलेक्शन ऑफ 1 2 1 1 एंड सपोज करो 0,1 ऐसे किया हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ से सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाएंगे तो तुम देखना यहाँ पर तुमको मिलेगा 1 2 1 1 0 1 ऐसे मिल जाएगा। उतना इक्वेशन लिखने का भी जरूरत नहीं है, मतलब उतना जो लिख रहे हैं ना कि इक्वेशन ऐसे बनाएंगे वैसे बनाएंगे, उतना करने का कोई जरूरत ही नहीं है।
सीधे-सीधे जो यहाँ पर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसको सिंपली कि जैसे वो लिखा हुआ है उसी फॉर्म में यहाँ पर लिख दो। 1 2 1 1 0 1 ऐसे लिखो, चाहे इसको पलट करके लिखो 1 2 1 1 0 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देख सकते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो तो बन रहा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर ये ये भी रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगुलर है। और हम लोग को यूज किस पे करना है उस चीज को, जब हमारा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा एन क्रॉस एन टाइप का। अब एन क्रॉस एन टाइप का मैट्रिक्स बन रहा है तो इसका तुम ट्रांसपोज भी ले लोगे तो भी तो वो एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ही बनेगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब ए का डिटर्मिनेंट आपका कुछ भी आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो ए ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट उतना ही आएगा, अलग नहीं होता है। ठीक है, तो इसी वजह से जब स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है तब उस केस में उस चीज को यूज कर सकते हैं। और रहा बात स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने का तरीका, तो बड़ा सिंपल सा है कि जो भी एलिमेंट यहाँ लिखा हुआ है वो जिसको हम चाहे तो इंटरचेंज कर दें। मतलब अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, रो फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम इसको कॉलम बना सकते हैं। 1 2 बना बना 1 2 बना दें। ठीक है, या फिर जैसे वो लिखा हुआ उसी फॉर्म में लिख दो। ठीक है, तो अब आगे देखना इसी में ही। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स यहाँ लिख रहे हैं, उसके बाद उसका यूज करेंगे। ठीक है, सपोज करो कि एक्स जो है, एस जो है वो सपोज करो A1 A2 डॉट 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 एन वेक्टर्स का कलेक्शन है। ठीक है, और इनके हेल्प से हम एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू जीरो बनाते हैं, जहां पर ए के बारे में बता रहे हैं कि ए इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है। ठीक है, तब इस केस में क्या होगा, इफ द डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज एस हैज लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। सिंपल सा लॉजिक। अगर ए की डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो हुई तो एस हैज लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। सिंपल सा ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या होता है कि इसी में ही एक रहेगा कि जैसे कि कोई भी जो मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं, जो भी मैट्रिक्स अगर बना रहे हैं, तो उस मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स अगर एन क्रॉस एन है, तो अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो यहाँ से क्या क्या चीज मिल रहा है, यहाँ से एक और चीज मिलेगा कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू एन हो जाएगा। मैट्रिक्स का रैंक एन हो जाएगा। तब भी इस केस में कहेंगे कि जो हमारा सेट एस है, एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो दोनों ही चीज को ध्यान रखना। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तब भी हम कह सकते हैं कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, या फिर अगर उसका रैंक अगर एन हो जाता है तब भी उस केस में उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट कहा जा सकता कहेंगे। ठीक है, बट इन केस अगर ऐसा हो जाए कि जो हमारा मैट्रिक्स है इसका जो रैंक होता है, मान लो मैट्रिक्स तुम्हारा एन क्रॉस एम ऑर्डर का है, तो इसका जो रैंक होगा ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है। ठीक है, इसके जितने भी कॉलम रहेंगे या तो उसका रैंक उसके बराबर हो जाएगा या फिर उससे छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो अगर एन क्रॉस एम टाइप का हो जाए तब इस केस में हम इस चीज को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैट्रिक्स एक तो रेक्टेंगुलर रहा नहीं, और दूसरा अगर वैसे यूज करना भी चाहें तो फिर मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर एन क्रॉस एम मैट्रिक्स मिल रहा है ना, तो वहां पर तीन तीन चॉइसेस बन जाते हैं। एक हमारा रहता है यूनिक सॉल्यूशन का केस, दूसरा होता है नो सॉल एक, उसके बाद इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और तीसरा आ जाता है ये नो सॉल्यूशन का केस। ठीक है, तो ये तीन सिचुएशंस इस केस में क्रिएट हो जाते हैं। इस वजह से होता क्या है कि हम लोग को जैसा प्रोसीजर बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। फिर भी इसमें एक चीज याद रखना कि अगर मैट्रिक्स तुम्हारा एन क्रॉस एम ऑर्डर का हुआ और रैंक जो हो, रैंक अगर तुम्हारे क्या कहते हैं एम से अगर लेस हो जाता है, तब उस केस में ज़्यादातर केसेस में यही देखा गया है कि मैं जो भी वहाँ सेट ऑफ वेक्टर्स रखे गए हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे तो वो तुमको पता चल ही जाता है, वो बेसिकली सॉल्व ही करना है। उसके अगर एन क्रॉस एम मैट्रिक्स बन रहा है
तो उस केस में तुमको कोफिशिएंट का वैल्यू ही तुमको चेक करना ही पड़ेगा। जो भी हम लोग अल्फा बीटा ए बी सी डी जो भी यूज करेंगे उनमें से देख लेना है कि वैल्यू नॉन जीरो आ रहे हैं या सारे के सारे जीरो आ रहे हैं। सारे के सारे जीरो तो तभी आएंगे जब मैट्रिक्स आपका एन क्रॉस एन मैट्रिक्स रहेगा। एन क्रॉस एम हुआ तो रेयर चांसेस रहता है कि ऐसा हो जाए। ठीक है, तो देखो अभी कुछ वेक्टर्स हम लोग लिखते हैं। जैसे एस इज द कलेक्शन ऑफ, मान के चलो 1 2 3, फिर उसी तरह से 1 0 0 एंड 3 1 1, ऐसे किया हुआ है। एक बार चेक करना कि क्या ये जो कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स रखा हुआ है हमारा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा। प्रोसेस सेम है कि सबसे पहले इनके हेल्प से मैट्रिक्स बनाओ, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखो, नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो बोलेंगे कि है लीनियरली इंडिपेंडेंट, डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो हुआ तो नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ट्राई करो। डिटर्मिनेंट इसका जो मैट्रिक्स बनाए होंगे तो 1 2 3 1 0 0 3 1 1 की होगी। ठीक है, तो अगर इसका डिटर्मिनेंट कितना आया है, ओके 1 आया है, तो नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स जो एस है दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। सिमिलर वे में एस सपोज करो इस तरह का कुछ कलेक्शन दिया हो, 1 2 2 2 4 4, और यहाँ पर सपोज करो ये जो मान के चलते हैं यहाँ पर ले लिया है 1 0 1, ऐसे कुछ दिया है। ठीक है, तो इसको तुमको चेक करना उसी तरह से। एक सिंपल सा लॉजिक दे रहे हैं कि अगर लीनियरली डिपेंडेंट होना है ना, तो आपस में ये तीन वेक्टर्स में से जरूर कोई ना कोई दो ऐसा होगा ही होगा जो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिखा जाएगा। अगर तुमको कोई भी दो वेक्टर ऐसे दिख जा रहे हैं कि एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में है, तो सीधे सीधे बता दो कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है। तुमको डिटर्मिनेंट भी चेक करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, तो हाँ एग्जैक्टली वही चीज कर रहे थे, ये हो गया आपस में एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है। इसी वजह से हम कहेंगे कि ये हो जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो मैट्रिक्स में का डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है। यही चीज को, ये जो स्केलर मल्टीपल वाला जो चीज है, इसको तुम अगर मान लो एन क्रॉस एम मैट्रिक्स बन रहा है तो वहां पर एकदम यूज कर सकते हैं। जहां वहां पर दिख रहा है कि मल्टीपल्स में आ रहे हैं तो फिर सीधे बोलेंगे कि वो नहीं होगा। ठीक है, जैसे एस सपोज करो कुछ इस तरह का दिया हुआ है, 1 0 1 2, फिर उसी तरह से मान के चलो 3 0 1 2, फिर उसी तरह से -1 0 -1 -2, फिर नेक्स्ट 0 0 0 1, ऐसे कुछ किया हुआ है। ठीक है, तो इस कलेक्शन को देखो कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट बनेगा। लास्ट में 0 0 1 है। ठीक है, इंडिपेंडेंट कैसे हो जाएगा, इसको देखो और इसको देखो। हाँ, तो ये दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में आ रहे हैं ना। तुम अगर मैट्रिक्स भी बनाना चाहो तो मैट्रिक्स देखो 1 0 1 2 3 0 1 2, -1 0 -1 -2, फिर 0 0 0 1 आ गया। अब हम लोग को पता है ना कि अगर ये दो इससे, हाँ, अगर रो ऑपरेशन हम यूज करें तो रो ऑपरेशन में तुम देखना 1 0 0 1 2 3 0 1 2, इस रो को और इस रो को दोनों को ऐड कर दो तो तुमको 0 0 0 मिल जाएगा, फिर 0 0 0 बना जाएगा। तो अब इस केस में क्या कहेंगे कि रो ऑपरेशन से तो डिटर्मिनेंट में कोई इम्पैक्ट नहीं दिखता है। तो इसी वजह से कहेंगे कि इनका डिटर्मिनेंट सेम है। तो चूंकि यहाँ पर जीरो ही, एक रो हमारा पूरी तरह से जीरो हो रहा है, तो अल्टीमेटली हमारा जो फाइनल डिटर्मिनेंट आएगा वो जीरो ही है। तो इसके हेल्प से भी कहेंगे कि ये जो एस है ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 1 2 3 4, इसको चेक करो।
रीजन देना। बिल्कुल सही। हम्म। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में है, इसलिए ये लीनियरली डिपेंडेंट हो रहा है। अच्छा, हमें अगर ये क्वेश्चन पूछे कि लीनियरली डिपेंडेंट है, अगर इंडिपेंडेंट इसी सेट को बनाना है तो हमको क्या करना चाहिए? सोचो। नहीं, इसी क्वेश्चन में तुमको एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये लीनियरली इनडिपेंडेंट बन जाए। हाँ, दो चीज कर सकते हैं। या तो टू फोर को हटा दें, मतलब कोई जो डिपेंडेंट एक दूसरे को दिख रहा है ना, ये दोनों वेक्टर्स जो हैं, ये वेक्टर दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल आ रहे हैं। अगर हम एक काम, हाँ, ये चीज कर दें, पहले सुन लो। अगर एक काम कर दें कि इस वेक्टर में से यदि दोनों इसमें चाहे इसमें से दोनों में से किसी एक वेक्टर को हटा करके ऐसा वेक्टर यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दें, सो दैट कि वो इनमें से किसी का स्केलर मल्टीपल ना हो, तब तो बन जाएगा। तब का चांसेस हो सकता, तब हमारे पास चांसेस बनता है। दूसरा चीज ये होता है कि अगर क्या कहें, दूसरा एक ये कर सकते हैं कि ये जो सेट है, इसमें से उन सभी वेक्टर को हटा दो जिनकी वजह से वो डिपेंडेंट हो रहे थे। मतलब जैसे कि ये 1 2 हो रहा था, तो ये वाला इसका मल्टीपल आ रहा है, तो इसको एक बार हटा के देख लिए। तो इस बार जो नया एच डैश आ रहा है, 1 2 3 4 और 3 1 बन गया, ठीक है। अब ये वेक्टर को जैसे ही हटाए तो हमारे पास ये सेट ऑफ वेक्टर्स आया। अब ये सेट ऑफ वेक्टर्स में देखना होगा कि क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा, उसको भी चेक करना पड़ेगा। तो इसको भी तुम देखना कि अगर मान लो इसको हम बनाना चाहें, जैसे 3 4 लिए हैं, तो हम इसको ये और ये इन दोनों के स्केलर मल्टीपल में अगर लिख दिए, तब भी बोलेंगे कि ये डिपेंडेंट हुआ। फिर उसके बाद उस वेक्टर को फिर वहां से हटा दो, तो फिर कहेंगे कि अब हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट आ रहा है, ठीक है। जैसे देखो, उसी में ही हम बता रहे हैं, एस जो था, मान के चलो कि हमारे पास 1 2 2 4 3 4 और 3 1 था, ठीक है। अगर हम ये करते हैं कि एस डैश बना रहे हैं, सपोज करो 2 4 को यहाँ से हटा दिए, तो 1 2 बना, फिर 3 4 बना और 3 1 बना, ठीक है। इस तरह का वेक्टर वेक्टर का कलेक्शन आ गया। अब ये जो सेट बना हुआ है, इसको हमको देखना है कि लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। तो प्रोसेस अभी भी सिंपल है। अगर हम मैट्रिक्स बनाने का कोशिश करेंगे तो 1 2 3 4 3 1 ऐसे कुछ बनेगा। अगर हम एक काम ये बता दें कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है, अगर वो लेस देन 2 हो गया, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम से लेस हो गया, तो फिर क्लियरली बता पाएंगे कि हाँ, ये मैट्रिक्स जो है डिपेंडेंट हो रहा है। लेकिन इस केस में बहुत बार मिस्टेक होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहता है हमारे पास कि क्यों ना हम ये देख लें कि इन तीन वेक्टर में से किसी एक वेक्टर को चूज किए और देख लिए कि क्या ये इन दो वेक्टर का स्केलर मल्टीपल में लिखा जा सकता है। अगर लिखा जा सकता है, तो फिर कहेंगे कि हाँ, ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं अभी भी डिपेंडेंट है, तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर चूज करेंगे, देखेंगे। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब ये कर रहे हैं तो ए और बी ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर ए और बी, हाँ, ये बताना पड़ेगा। फील्ड से आएंगे तो फील्ड हमारा कौन है, वहाँ पर दिया हुआ होना चाहिए कि फील्ड हम लोग कौन ले रहे हैं। फील्ड अगर सपोज करो रियल नंबर का फील्ड लिए हुए हैं, तो फिर देखना होगा कि ए और बी की वैल्यू रियल हो रही है या फिर कुछ और हो रही है। सिमिलर वे में ए और बी की वैल्यू सपोज करो क्यू से ली गई है, तब भी उसमें देखना पड़ेगा कि ए और बी कहीं रैशनल है या फिर इरेशनल नंबर आ रहे हैं। रैशनल पॉइंट्स आएंगे तो लीनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे, लेकिन अगर इरेशनल पॉइंट्स आ जा रहे हैं दोनों के दोनों, तब उस केस में उसको डिपेंडेंट नहीं कह पाए, क्योंकि फील्ड का एलिमेंट हमारा तो रैशनल है, ठीक है। तो चलो मान के चलते हैं कि हमारा जो ये जो कलेक्शन दिया हुआ था, जो फील्ड है, इसको मान लेते हैं हम लोग रियल नंबर का फील्ड, ठीक है। तो अब इसको देखना होगा कि ए और बी की वैल्यू क्या आएगी। तो 3 इक्वल टू ए प्लस 3 बी हो गया, एंड 4 इक्वल टू तुम्हारे पास आ रहा है 2 ए प्लस बी हो जाएगा।
दोनों को सॉल्व करके देखो, ए और बी की वैल्यू क्या आ रही है। हाँ, 2/5 ठीक है, ए की वैल्यू। चलो ठीक है। तो ए और बी दोनों देख सकते हैं कि दोनों के दोनों कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं, दोनों के दोनों क्या है, नॉन जीरो हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला वेक्टर जो है इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स रखा हुआ है एच डैश इज अगेन लीनियरली डिपेंडेंट। तो इस केस में क्या करेंगे, अब ये लीनियरली डिपेंडेंट मिल गया। फिर से अगर हमको कहा जाता है कि नहीं अब इसको फिर से लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाना है, तो एक काम फिर करेंगे कि ये जो 3 4 है इसको ही यहाँ से हटा दो। तो अगर इसको हटा दें तो हमारा जो नया सेट बनेगा एच डबल डैश वो 1 2 और 3 1 टाइप का बनेगा। अब इसको आसानी से चेक कर सकते हैं कि डिपेंडेंट है। हाँ, इसका डिटर्मिनेंट देख लो तो 1 2 3 1। डायरेक्टली देखें तो वैल्यू कितना आ रहा है, 1 - 6 दिस इज इक्वल टू -5। अब ये जो सेटअप हो गया दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक, समझ में आया। ठीक है, तो इसका मतलब पूरा प्रोसेस समझ में आया ना कि कैसे तुमको वेक्टर्स का जो सेट दिया रहेगा उसको लीनियरली डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बनाना है। हम्म 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 हम्म। और डिपेंडेंट सेट दिया हुआ है तो उससे हमको इंडिपेंडेंट कैसे निकालना है उसको भी इसमें क्लियर हो गया कि एक वेक्टर देख लिया कि लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है तो उसको हटा दो। फिर जो सेट ऑफ वेक्टर्स आया, हाँ, उसको देख लो कि वो डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंडेंट है तो फिर उस वेक्टर को हटा दो जो बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं, जैसे इसके केस में वो हो गया। पहले एस से एस डैश बनाए, आप एस डैश से देख रहे हैं कि 3 4 ऐसे लिखा जा सकता है तो 3 4 को हटा दो तो एस डबल डैश बन गया। ये हो गया तुम्हारा लीनियरली इंडिपेंडेंट लास्ट में। अगर अभी भी मान लो ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में रहते हैं तो फिर बोलते हैं कि अभी भी नहीं होगा, अभी भी नहीं होता। ठीक है, फिर उसके बाद उस एक वेक्टर को फिर हटा 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 देते वहां से। तो लास्ट में हमारे पास सिंगलटन का वेक्टर सिंगलटन सेट बचता। और सिंगलटन सेट जो होता है वो ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। इसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं फालतू वेक्टर हटाओ प्रोसेस। इसमें सिर्फ जो जितने डिपेंडेंट वाले हो रहे हैं या जिसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं उसको सिर्फ हटा दो वहां से। हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हम लोग बोल रहे थे फालतू वेक्टर हटाओ प्रोसेस, डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बनाने वाला। तो इसमें याद रखना कि सिंगलटन सेट जो होता है, इफ ए इज नॉन जीरो सिंगलटन सेट, नॉन जीरो सिंगलटन सेट जो होता है दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, फिर दूसरा चीज याद रखना कि अगर हमारे पास एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट दिया हुआ है तो उसका कोई भी सबसेट ले लो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहेगा। S is the set of linearly independent vectors, देन क्या होगा कि एवरी सबसेट ऑफ S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, ठीक है। तो ये जीरो वेक्टर इसमें कोई नहीं रहेगा, इसलिए ये भी नॉन जीरो हुआ, ये भी नॉन जीरो हुआ, ये भी नॉन जीरो हुआ। अल्टीमेटली ये तीनों के तीनों तुम्हारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हुए। ठीक, दूसरा चीज देखो कि एक्स वाई और एक्स जेड और वाई जेड ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। अभी अभी तो देखें कि एक्स वाई जेड आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी को भी किसी के स्केलर मल्टीपल में हम लिख ही नहीं सकते हैं। तो एक्स वाई का भी अगर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो यहाँ से भी दोनों कोफिशिएंट जो होंगे वो जीरो ही मिलेंगे। एक्स जेड का भी बनाएंगे तो ये दोनों जीरो ही मिलेंगे। सिमिलर वे में वाई जेड के केस में भी यही यही चीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है
कि अगर हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का कलेक्शन दिया हुआ है, तो वो उसका कोई भी सबसेट चूज कर लो, वो कभी भी जीरो, सॉरी, कभी भी वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होगा, वो हमेशा इंडिपेंडेंट ही रहेगा। फिर उसी में तीसरा पॉइंट ये लिख लेना कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स डज नॉट कंटेन जीरो वेक्टर। ठीक, ये कभी भी जीरो वेक्टर को कंटेन नहीं करेगा। इसी से ही एक चीज निकलेगा कि इफ एस कंटेन्स ए जीरो वेक्टर, कंटेन्स जीरो वेक्टर, दिस implies S is linearly डिपेंडेंट, या सीधे सीधे लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है। फिर पांचवा जो प्रॉपर्टी है उसमें कह रहा है कि अगर S इज लीनियरली डिपेंडेंट, तो उसका सबसेट के पास दो चॉइस है, या तो वो डिपेंडेंट हो जाए या फिर इंडिपेंडेंट हो जाए। देन सबसेट ऑफ S may or may not be लीनियरली इंडिपेंडेंट, मे और मे नॉट बी लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब दो चॉइस रहेगा, वो डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेके देखते हैं। एस सपोज करो 1,2, 2,4, और सपोज करो 0,1 का कलेक्शन दिए हुए हैं। ठीक है। इसमें से क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में है, तो ये तो हो गया तुम्हारा लीनियरली डिपेंडेंट का कलेक्शन। अब इसका एक सबसेट तुम ये ले लो, एस डैश करके 1,2, और दूसरा 2,4, और एस डबल डैश करके तुम ये वाला सबसेट ले लो 0,1 वाला। इसको देखो कि ये लीनियरली डिपेंडेंट सबसेट बन रहा है, और ये जो है सिंगलटन नॉन जीरो सेट है, इस वजह से ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है। तो क्वेश्चन में हमेशा घुमा घुमा के पूछता है कि लीनियरली डिपेंडेंट सेट आपको दे रहे हैं, तो उसके सबसेट्स जो हैं, क्या वो डिपेंडेंट होंगे या फिर इंडिपेंडेंट होंगे, ऐसे पूछेगा। या फिर पूछेगा कि एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। वैसे सारा क्वेश्चन उसी तरह का बनता है, तो तुमको सिर्फ वहां पर वर्ड्स को ध्यान रखना कि क्या बोला जा रहा है। ओके। तो इसमें इतना पटी आ गया। ठीक है। मान लो तुम्हारे पास एस कोई वेक्टर रखा हुआ है इंडिपेंडेंट का, 1,2, और सपोज करो 1,3 ऐसे दिए हुए हैं। ये है तुम्हारा लीनियरली इंडिपेंडेंट का। अगर हम कह रहे हैं कि इसका इसको डिपेंडेंट बनाओ, डिपेंडेंट बनाएंगे तो फिर क्या कर सकते हैं? हम एक काम करेंगे कि इसका स्केलर मल्टीपल इसमें इंट्रोड्यूस कर दें, या फिर इन दोनों का आपस में एक टाइप का लीनियर कॉम्बिनेशन इसमें इंट्रोड्यूस कर दें, या फिर सबसे आसान तरीका होता है कि कुछ मत करो, 1,2, 1,3, और सीधे सीधे जीरो वेक्टर को इसमें इंट्रोड्यूस कर दो, तो ये अपने आप में लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। ठीक है। इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट, जिस जैसे डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट जा रहे थे वेक्टर को हटा हटा के, इंडिपेंडेंट से अगर डिपेंडेंट जाना है तो वेक्टर्स को ऐड कर, हाँ इंक्लूड कर दो। सिंपल एकदम वही तरीका है कि जीरो वेक्टर को इंक्लूड कर दो, इन दोनों का स्केलर मल्टीपल इंक्लूड कर दो, इन दोनों का सम इंक्लूड कर दो, डिफरेंस इंक्लूड कर दो, कुछ भी करो, लेकिन वो होगा तो वैसा ही, उस तरह से। ठीक है। चलो हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर, तुमको एग्जाम्पल नंबर 3 दिख रहा है? हम्म, चेक करो। जो एग्जाम्पल नंबर 3 दिए हैं उसमें फर्स्ट वेक्टर जो है, क्या वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा? अभी जो प्रोसेस बताएं उसके हेल्प से चेक करो। हाँ हाँ, एक्स वाई 4, 3, -2 करके दिया हुआ है ना, उस वाले को देखना है।
चेक करते हैं इसको। ये दो वेक्टर का ऐसे तो कलेक्शन रखा हुआ है और इसको देखना है कि डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। तो प्रोसेस वही है। सबसे पहले क्या करो कि a इंटू 4 3 - 2 और प्लस b इंटू 2 - 6 7 ऐसे करके दिख रहा है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं। तो 4a + 2b = 0, 3a - 6b = 0 एंड -2a + 7b = 0 ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो तुम यहाँ देखो कि यहाँ से a और b का ही वैल्यू हमको फाइंड करना पड़ेगा। तीन इक्वेशन बना हुआ है, तो सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व किसी सबसे पहले क्या करो, किसी किन्हीं दो को सॉल्व सॉल्व कर लो। किन्हीं भी दो को अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक चीज तुम देखो कि जैसे कि इस दोनों को आपस में सॉल्व करना है। तो एक केस में, अच्छा लेकिन ऐसा अगर दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए एक दूसरे के मल्टीपल में आएंगे ये, देखते हैं। ऐसे बना लो 4 2 3 - 6। हम्म इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ऐसा मैट्रिक्स बना लेंगे और फिर एक देख लेते हैं कि कोई भी अगर एक रो अगर अपना जीरो हो जाता है ना, तो फिर कहेंगे कि इसका रैंक जो होगा वो 2 से लेस हो जाएगा। और उस केस में फिर कहेंगे कि वो डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो इसमें देखो कि, हाँ, बोलो। हाँ, प्रोसेस वही है, सेम प्रोसेस है। दो को सॉल्व करेंगे, फिर जो सॉल्यूशन आ रहा है उसको इसमें एक बार पुट करके देख लिए कि ये वैल्यूएबल है कि नहीं है। अगर इसमें आ गया तो ए का वैल्यू कितना निकला। नहीं, तो उस केस में इसी वजह से कर रहे थे वो ऐसा। लेकिन उस केस में ना गड़बड़ होगा। ए और बी का वैल्यू अगर तुम डायरेक्टली 0 0 दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो नहीं बनेगा ना। यहाँ पर तीन सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना हुआ है। अगर मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखना चाहें तो 4 2 3 - 6 - 2 और 7, ठीक है। 0 0 सोल्यूशन तो आया, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ए और बी का कोई अदर वैल्यू आ जाए। वो चीज़ को देखना है। तो देखो उसमें हम यहाँ पर बता रहे हैं कि जब ऐसा मैट्रिक्स तुमको दिख रहा है, इस तरह का सिचुएशन दिख रहा है, तो उस केस में देख लो कि मैट्रिक्स का क्या कहते हैं, मैट्रिक्स का जो रैंक है वो कितना आ रहा है। तो देखो हमारे पास 4 2 क्या है, 3 - 6 और ये है 3 - 6 2 और 7 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हमको इसको देख दे इसका रैंक अगर हम निकालने का कोशिश करेंगे तो इसको इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि 4 2 और 4 के नीचे हमको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ जीरो। और ठीक 4 के नीचे दोनों वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो जीरो बनाने के लिए हम क्या करें, रो ऑपरेशन एक यूज कर सकते हैं इस तरह से। अ, मान लो कि क्या करो, ऐसा करो, एक काम करो, सेकंड वाले रो को 3 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ बन जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा -2, ठीक है। और फिर इस वाले में 2 ही रहने दो अभी और ऐसे रहने दो। तो तुम देख सकते हो कि ये पहला और दूसरा आपस में, हाँ, उसको फिर वैसे ही कन्वर्ट कर दो। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करके अगर करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से 6 आ जाएगा, -6, सॉरी -6 नहीं आएगा, ऐड हो जाएगा। R2 में हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं 4 × R2 - R1। तो यहाँ से बनेगा 0 और 4 × 8 10 आएगा माइनस में। फिर उसी तरह से R3 में एक करके देखो। तो R3 में अगर करके देख रहे हैं तो R3 में हम करेंगे 2 × R2 - R1। तो इस केस में पहला वाला 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से तुम्हारे पास आ रहा होगा 14 - 2 दैट इज इक्वल टू 12
ऐसे आ गया। फिर इसमें और -14। हाँ, सेकंड वाले में। हाँ, 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 हाँ। रुको, रुको, रुको। 1 मिनट तो 1 मिनट, 1 मिनट, R2 नहीं होगा, यहाँ R3 होना चाहिए। R3 होगा, ठीक है? R3 वाले में करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे पास 4 और यहाँ 14 हो रहा है। और फर्स्ट से -R1 कर रहे हैं, तो यहाँ पर इतना आएगा, 412 ही आएगा। ठीक है? तो फिर से इसको अगर सॉल्व करें तो देखना, अभी तुम्हारे पास कुछ ये आ रहा होगा ऑपरेशन, अगर कुछ भी यूज करें तो 4 2 0 -10 और 0 0 हो गया इसका रैंक। रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज एग्जैक्टली 2 हो गया। एंड 2 जो है, 2, अगर मैट्रिक्स का रैंक तुम्हारा क्या कहें, इस तरह का, इस मैट्रिक्स का रैंक तो यहाँ 2 ही आ रहा है। तो इस केस में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से भी एक चीज़ हमको मिलेगा, देखना। 4 2 0 -10 0 0 ऐसे आ रहा है। और यहाँ से A, B आया हुआ था। हालांकि इसका सॉल्यूशन तो तुम्हारा अजीब अजीब सॉल्यूशन आ रहा है। सॉल्व करेंगे तो एक बार A की वैल्यू 0 आ रही है, दूसरे केस में B की वैल्यू 0 आ रही है। तो हम्म, तो ये हमको लगता है। हम्म, डिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन इंडिपेंडेंट होना। तो इस केस में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ भी कर लें, ए और बी की वैल्यू तो हर हमेशा हम लोगों को क्या आ रही है, जीरो ही आ रही है। कभी ऐसा एक केस भी नहीं है कि ए की वैल्यू नॉन जीरो या बी की वैल्यू नॉन जीरो हो रही है। तो इससे सीधे सीधे कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स, ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स दिया हुआ है, ये हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है? यहाँ पर एक चीज हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जब हम लोग इस मैट्रिक्स का रैंक निकाल रहे हैं तो ये रैंक कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर ऐसा हो जाए कि रैंक जो है वो एग्जैक्टली नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आ रहा है, तब उस केस में वो जो सेट ऑफ वेक्टर्स दिया हुआ होगा, वो फिक्स है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है? हम इसी चीज को ढूंढ रहे थे कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स n क्रॉस m ऑर्डर का दिया हुआ हो और मैट्रिक्स का रैंक अगर एग्जैक्टली m के बराबर है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, तब तो सेट ऑफ वेक्टर्स जो होंगे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है? लेकिन अगर रैंक जो होगा वो m से लेस हो जाए, तब उस केस में सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है? ये n क्रॉस m मैट्रिक्स के केस में है। तो तुम चाहो तो वैसे भी फाइंड कर सकती हो, जैसे इसमें किया ना, जैसे रैंक फाइंड करके। तो वो प्रोसेस का इस्तेमाल करके भी हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो लीनियर कॉम्बिनेशन, ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बनाना चाह रहे हैं तो फिर वो प्रोसेस है। ज़्यादातर काम तुमको रैंक निकाल के ही करना पड़ता है, इसीलिए रैंक ही निकालना वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? तो देखो, नेक्स्ट वाला जो वेक्टर दिया हुआ है 1 2 3 4 और 2 4 6 8 है। तो ये तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में ही दिख रहे हैं। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है? डिपेंडेंट हो जाएगा। हम्म। देखो, नेक्स्ट वाला सेट ऑफ वेक्टर्स दिया है, 4 नंबर। पूछ रहा है डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। हम्म, वैसे ही दिया हुआ है, 3 वेक्टर का कलेक्शन दिए हुए हैं, उसको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चेक करना है।
डिपेंडेंट है। डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है? ओके, डिटर्मिनेंट 10 आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट, इसमें चेक करो। इसी तरह से तीन तीन वेक्टर का कलेक्शन किया हुआ है। फर्स्ट को चेक करो। फर्स्ट को चेक करो, 5 का फर्स्ट। तो डिपेंडेंट होना चाहिए। तो डिपेंडेंट होना चाहिए और क्या। डिपेंडेंट है, ठीक। फिर उसी तरह से थर्ड वाला को चेक करो। बोलो। गुड। फोर्थ नंबर चेक करना। फोर्थ नंबर डिपेंडेंट, हाँ, आना चाहिए। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 जो है, यानी x1 वेक्टर जो होगा वो x2 x3 और x4 के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ रहा होगा ना। देखो 1 2 3 को तुम इनके इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हो। x1 को x2 x3 और x4 कॉम्बिनेशन में करके देखो। हम्म सेम इसी तरह से ये तुम फिफ्थ नंबर को चेकआउट करो। रैंक चेक करना, ठीक है। रैंक उसमें देखना।
वो ये इसी कंफ्यूजिंग वाला हो जाता है वहाँ पर कि अगर एम क्रॉस एन मैट्रिक्स दिया हुआ है तो रैंक अगर टेक्निक यूज कर रहे हैं तब फिर यही दिक्कत होता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन वाला मेथड होगा उसका ही यूज करना अगर हमारे पास मैट्रिक्स एम क्रॉस एन ऑर्डर का आ रहा है। कुछ केस में अगर रैंक जो होता है कभी कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता है, ये एक इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है। तो अगर मैट्रिक्स तुम्हारा स्क्वायर है तब तो उस केस में यहाँ पर एक्चुअली दिक्कत वही होगा उसमें जब हमारे पास इसलिए एकदम यही यूज करना एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, तब यहाँ पर डिटर्मिनेंट टेक्निक यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर एन क्रॉस एम मैट्रिक्स हुआ ना, तब उस केस में हमेशा उसका लीनियर कॉम्बिनेशन ही यूज करना, लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेना और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद कोफिशिएंट को चेक करेंगे कि कोफिशिएंट सारे के सारे जीरो हो रहे हैं या फिर सारे कुछ नॉन जीरो बच रहे हैं। नॉन जीरो बचे तो फिर हम कहें कि डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक वही काम कर सकते हैं, नहीं तो फिर वही है कि अगर आपस में ये एक दूसरे के मल्टीपल में अगर दिख रहे हैं तो फिर वहां से बनाया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर अगर 2 1 3 को हम देखें तो 2 1 3 को इनके मल्टीपल में लिखा जा सकता है। तुम यहाँ पर देखना वेक्टर स्पेस ओवर आर दिखाया गया है। ठीक है, फील्ड हमारा रियल का फील्ड था, तो इस वजह से हम लोग एक काम कर सकते हैं कि 2 1 3 को अगर हम देखना चाहें कि x1 x3 और x4 के एलसी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे 2 1 3 दिया हुआ है, ए इंटू 1 1 फिर बी इंटू क्या था वहाँ पर -1 0 -1 0 0 प्लस सी इंटू यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 0 - 1 चूंकि रियल वेक्टर स्पेस है, सॉरी फील्ड हमारा रियल है, इस वजह से हम लोग ये काम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो यहाँ से देखना 2 की जो वैल्यू आ रही है वो a - b प्लस सी हो गया। 1 की जो वैल्यू आ रही है 0 0 0 पूरे जीरो हो गया, बीच में सब जीरो ही है। अच्छा, 1 = 0 वाला कैसे सिचुएशन बन सकता है? नहीं तो इसको ऐसे इसके लिनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पाएंगे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, इसको सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि डी प्लस कर दें और इसके बाद जो इक्वल टू जीरो करके लीनियर कॉम्बिनेशन का वैल्यू फाइंड कर दें, ए बी सी डी सारे। हाँ हाँ, ओके, 2 = सी आया। ठीक है, तो देखो एक चीज का बस बी को अगर जीरो कर देते हैं तो बाकी ये दो वेक्टर्स जो ये इसके ये सब क्या है, एक दूसरे के मल्टीपल में लिखे जा रहे हैं। मतलब अगर हम बी की वैल्यू यहाँ पर जीरो कर दें तो देखना डी की जगह पर डी 2 1 3 हो गया, ए की जगह पर तो डी है तो यहाँ पर भी डी कर दो, 1 0 1 कर दिए। और सी की जगह पर 2a है तो 2a 1 0 - 1 है, दिस इज इक्वल टू जीरो। और a की वैल्यू तो d के बराबर है तो ये कर सकते हैं। इट मीन्स ये हो गया कि 2 1 3 जो है उसको अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं -(1, 0 1) फिर -(2) × 1, 0 ऐसे इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। ये 2 1 है, तो 2 1 3 को देखो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख दिए हैं। जब ऐसे लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब हो रहा है कि ये वेक्टर जो है इन दोनों के ऊपर डिपेंड हो रहा है, यानी कि पूरा जो कलेक्शन है वो डिपेंडेंट वेक्टर्स का कलेक्शन है। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन मेथड ही यूज करना जब हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो वही करना है। चलो और देखो इसमें, हाँ रैंक वाले केस में गड़बड़ होता है, रैंक वाला जो केस होता है ना उसमें गड़बड़ होगा ही, क्योंकि उसका इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब मैट्रिक्स हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तभी वो परफेक्ट वैल्यू देता है, अदरवाइज उन केस में नहीं देता है। ठीक है,
इसमें देखना। अब यहाँ पर हम लोग के पास फिर उसी तरह से V3/R दिया गया है। ये वेक्टर स्पेस है और उसमें 3-3 वेक्टर का दिया हुआ है। तो तुम यहाँ देखो 3x3 मैट्रिक्स बना सकते हैं 3 वेक्टर्स के केस से। ठीक है, तो थ्री थ्री मैट्रिक्स हम लोग बना पाएंगे तो आसानी से वहाँ पर डिटर्मिनेंट चेक कर सकते हैं। तो वो एक काम ये 7 नंबर करके देख लेना। फिर आगे और को देख रहे हैं। यहाँ पर देखो वेक्टर स्पेस ओवर क्यू दिया गया है। ये 8 नंबर को चेक करना, जिस चीज को हम बोल रहे थे ना कि फील्ड अगर हमारा चेंज हुआ तो क्या कर सकते हैं हम लोग। यहाँ देखो कि x1 x2 x3 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। इसको आपस में देखना होगा कि क्या ये वेक्टर स्पेस ओवर क्यू लीनियरली डिपेंडेंट होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे। तो पहला चीज तो देख लेना कि पहला ये चीज देखो, जैसे हम पहले वेक्टर लिख लेते हैं 1 2 0 0 1 ये है, ठीक है। से हमारे पास 1 2 0 है, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है 0 1 3 0 3 1 फिर 1 -1 0 1 ऐसे दिया हुआ है। चेक करना इसका देखो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर तुम चेक किए तो कितने वैल्यू आई 1 आया ना। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि मैट्रिक्स ठीक है। अगर अब देखना होगा कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर जीरो नहीं आ रहा है, ये सॉरी डिटर्मिनेंट नॉट, एक मिनट, डिटर्मिनेंट तो 1 आ गया तो ये नॉन जीरो हो गया, इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये वेक्टर जो है वो अपने आप में लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग कहेंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर ऐसा होता कि डिटर्मिनेंट सीधे सीधे जीरो आ जाता, सपोज करो डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है, तब उस केस में तुमको इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना के देखना पड़ता कि ए इंटू V1 वेक्टर, बी इंटू V2 वेक्टर और सी इंटू V3 वेक्टर इक्वल टू जीरो करते हैं, ठीक है। ऐसे जीरो करने के बाद हमको ये देखना पड़ता कि जो ए बी और सी की वैल्यू आ रही है वो एग्जैक्टली जीरो हो रहा है या फिर कोई नॉन जीरो रैशनल नंबर दे रहा है, ठीक है। ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, सी नॉट इक्वल टू जीरो एंड दीज आर बिलोंग्स टू नॉन रैशनल्स। तब उस केस में फिर वैसे चेक करके देखना पड़ता है। तो हमारा जो ये कलेक्शन है ये एग्जैक्टली लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखना 11 नंबर। इस तरह का जो क्वेश्चन है इसमें डायरेक्टली बोला गया है कि एक्स वाई जेड आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर दिए हुए हैं। प्रूफ ये करना होता है कि ये जो इस तरह का कॉम्बिनेशन दिए हैं क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, इस चीज़ को चेक करना है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे। हमारे पास दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इससे पता चल रहा है कि जब हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू जीरो करें तो उस केस में ए की वैल्यू भी जीरो, बी की वैल्यू भी जीरो और सी की वैल्यू भी जीरो। और ये हर हमेशा कैसा भी कॉम्बिनेशन बनाओ वो जीरो ही होना है। अब यहाँ पर कहा गया है कि एक्स प्लस वाई फिर y प्लस जेड और z प्लस एक्स वाला ये दिया हुआ है। इसको चेक करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा। तो प्रोसेस अभी भी वही है। हम लोग देखेंगे कि अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस बीटा वाई प्लस जेड प्लस गामा जेड प्लस एक्स दिस इज इक्वल टू जीरो कर लेना। इतना काम करने के बाद इसको सिर्फ अरेंज करेंगे थोड़ा सा। तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड एक कॉम्बिनेशन बना। फिर उसी तरह से तुम ये देखो कि अल्फा वाई प्लस बीटा जेड प्लस गामा एक्स ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक। हमें पता है कि अगर एक्स वाई जेड लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो कैसा भी कॉम्बिनेशन तुम बनाओ हर हमेशा उसके कोफिशिएंट तो जीरो ही रहेंगे।
तो इसका सीधा मतलब हो रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन हम बनाए हैं, इससे पता चलेगा कि अल्फा की वैल्यू भी जीरो होगी, बीटा की वैल्यू भी जीरो होगी और गामा की वैल्यू भी जीरो ही होने वाली है। इन सिमिलर वे में यहाँ पर भी वही चीज़ कहेंगे। अल्टीमेटली हुआ क्या कि x का कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा, y का कोफिशिएंट भी जीरो हो जाएगा, z का कोफिशिएंट भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक वो कर सकते हैं, और नहीं तो तुम चाहो तो इसको कोफिशिएंट इक्वेट करके सॉल्व कर सकती हो। कोफिशिएंट इक्वेट करके करेंगे तो देखो यहाँ पर अल्फा प्लस गामा इक्वल टू जीरो मिलेगा। इंडिपेंडेंट दिया हुआ है, एक्स वाई जेड लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो उस केस में ये कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो कर रहे हैं तो ए बी सी की वैल्यू जीरो ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज हो गया कि ये वाला कॉम्बिनेशन प्लस ये वाला कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो कर रहा है। तो कहेंगे क्या कि ये कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि एक्स वाई जेड का कैसा भी कॉम्बिनेशन बनाओ वो हमेशा जीरो ही होना है उसको। ठीक है। हम्म। हाँ, सॉल्व भी कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जीरो ही आता है, ये जीरो ही आएगा। तुम चाहो तो देखो, अगर एक्स का कोफिशिएंट इक्वेट कर दो, वाई का कोफिशिएंट कर दो और जेड का कोफिशिएंट कर दो, तीन इक्वेशन बनेगा, तीनों को सॉल्व करेंगे जीरो ही आना है। देख सकती हो, अल्फा प्लस गामा हो गया, फिर उसके बाद बीटा प्लस अल्फा हो गया, दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो, फिर उसी तरह से गामा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर से फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इस तरह से बन गया, ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू जीरो, बीटा प्लस क्या था, बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू जीरो कर दो, फिर उसके बाद यहाँ पर से गामा प्लस बीटा, गामा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो कर दो। तो इसको भी अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो हम लोग को ऐसा मिल रहा है, अल्फा बीटा गामा में वन जीरो वन, फिर उसके बाद जीरो वन, सॉरी जीरो नहीं आएगा, वन जीरो, वन वन जीरो, फिर नेक्स्ट वाले में जीरो वन वन कॉमा अल्फा बीटा गामा इंटू दिस इज इक्वल टू जीरो। अब अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए तो सीधे सीधे एक बार देख लो कि मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो साफ साफ कहें कि अल्फा बीटा और गामा तीनों की वैल्यू जीरो ही आएगी। आज तो ठीक है, तो हम लोग एक काम ये भी कर सकते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन बना लिए और इनके कोफिशिएंट के हेल्प से सिस्टम इक्वेशन बनाएं और फिर देख लें कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो फिर कहेंगे कि हाँ ठीक है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू भी जीरो आ रही है। और यही चीज़ तो बेसिकली लाना ही था, कि हमको देखना ही था कि यहाँ पर जो अल्फा बीटा गामा है इसकी वैल्यू अगर जीरो आ रही है तो फिर डायरेक्टली कहेंगे कि हाँ ये कोफिशिएंट, ये सॉरी ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स बनाए गए हैं ये हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो एक काम ये कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका होता है इसमें कि इतना काम करने का ज़रूरत ही नहीं है। जैसे x प्लस वाई है, फिर उसके बाद y प्लस जेड दिया हुआ था और z प्लस एक्स दिया हुआ था। ठीक है, तो तुम चाहो तो डायरेक्टली इसको ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकती हो। तो इसको ऐसे लिख लो कि x प्लस वाई हम लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जीरो जेड, फिर उसी तरह से y प्लस जेड को अगर लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, वन इंटू वाई प्लस वन इंटू जेड, फिर उसी तरह से जेड प्लस एक्स को अगर लिखना चाह रहे हैं तो एक्स प्लस जीरो वाई प्लस वट इंटू जेड। अब इसके हेल्प से तुम मैट्रिक्स बना लो, वन वन जीरो, जीरो वन वन, फिर वन जीरो वन। बस ये देख लो कि अगर अभी वही सेम यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है, वही मैट्रिक्स आ रहा है, तो अगर इस मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट चेक करो तो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। अल्टीमेटली कहेंगे कि सब के सब कोफिशिएंट इसके क्या आएंगे, जीरो ही हो जाएंगे और ये सीधे सीधे फिर ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो या तो ऐसे कॉम्बिनेशन बना के इसके कोफिशिएंट के हेल्प से
ऐसे बनाओ चाहे ऐसे करो, दोनों में सेम ही चीज हो रहा है। ये वाला मैट्रिक्स को देखो और ये वाला मैट्रिक्स को देखो, दोनों सेम ही मैट्रिक्स है। ठीक, चलो इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन को चेक करो। ये सेकंड नंबर को बिल्कुल वैसे ही बनाओ, अभी जो ये लास्ट स्टेप जो दिखा है ना, ऐसा वाला, इसी का इस्तेमाल करके ये लास्ट वाला क्वेश्चन को, सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। हाँ, सेकंड वाला चेक करो। यहाँ तो ये दिया हुआ था एक्स प्लस वाई को अगर लिखें तो एक्स प्लस वाई प्लस जीरो जेड, फिर एक्स माइनस वाई वाला बना होगा एक्स माइनस वाई प्लस जीरो जेड, फिर उस तरह से लास्ट वाला क्या था, एक्स माइनस टू वाई। ठीक है, तो यहाँ से आ रहा होगा एक्स माइनस टू वाई वन जेड। अगर इसके हेल्प से मैट्रिक्स तैयार कर रहे हैं तो वन वन जीरो, वन माइनस वन जीरो, फिर वन माइनस टू वन ऐसे आ रहा है। इसका देख लो डिटर्मिनेंट क्या आएगा। आई थिंक डिटर्मिनेंट तुम्हारा आना चाहिए माइनस टू आना चाहिए, चेक करके देखो। आ रहा है ना, ठीक। तो डिटर्मिनेंट चूंकि नॉन जीरो आ रहा है तो फिर साफ साफ कहेंगे कि ये तीन वेक्टर्स जो हैं आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट यहाँ पर फिर वैसा ही आ गया है। इस बार तुम्हारा ये पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन किया हुआ है, ठीक है। वन एक्स एक्स स्क्वायर ऐसे किया हुआ है, तो इसमें भी वही सब प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। जैसे तुमको मान को चलो कि ऐसे दे देता, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे कर दिए, फिर उसके बाद सपोज करो कि एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक दे दिए, और उसी तरह से नेक्स्ट वाले केस में मान के चलो कि वन माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे तीन का दे दिए। तो सबसे पहले देख लो कि इसके हेल्प से जो मैट्रिक्स आ रहा है, क्या वो मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स आ रहा है। अगर आता है तो फिर तो ओके है, फिर वो डिटर्मिनेंट टेक्निक यूज कर लेंगे। नहीं आया तो फिर लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि वन प्लस एक्स स्क्वायर को अगर लिखें तो ठीक है। हाँ, ये आ रहा है। फिर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को लिखें तो जीरो प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर, और वन माइनस एक्स, हाँ, वन जीरो एक्स और यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैट्रिक्स कुछ इस तरह से बनेगा, वन 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 जीरो वन 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 जीरो माइनस वन। इसका भी डिटर्मिनेंट चेक कर लो क्या आ रहा है। हाँ,
ठीक है, -1 आ रहा है, इसका मतलब नॉन ज़ीरो डिटरमिनेंट, मतलब ये तीनों वेक्टर आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएँगे, ठीक है? यहाँ पर देखो 3 के साथ-साथ 4 वेक्टर का भी कलेक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर तुमको कॉम्बिनेशन बना के देखना पड़ेगा, ठीक है? तो वो कॉम्बिनेशन एक बार चेक कर लेना कि क्या-क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्या किसी के स्केलर मल्टीपल में बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, ये सब चीज़ को चेक करके देखना है तुमको। नेक्स्ट आगे इसी तरह का और भी वेक्टर है, जहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, सीधे-सीधे कॉम्बिनेशन बनाओ और देख लोगे कि हो क्या रहा है, ठीक है? और जो भी देखना कि जो स्केलर वैल्यू है, उसके लिए कहाँ से लिखा गया है। जैसे यहाँ पर देखो वेक्टर बी 13 नंबर क्वेश्चन में देखना यहाँ पर लिखा हुआ है वी बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ रियल वैल्यू डेरिवेबल फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। मतलब जो वेरिएबल लिए जा रहे हैं ना, उसके लिए जो कोएफिशिएंट लेना है, वो हमको 0 टू इन्फिनिटी से लेना है। तो उस चीज़ सबको ध्यान रखना है कि कहाँ से हम लोग स्केलर ले रहे हैं। आगे ये वही क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर वही सब क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको एक बार ट्राई कर लेना है, ठीक है? यहाँ देखो मैट्रिक्स वाला दिया है, तो मैट्रिक्स के केस में लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, यहाँ कोई हम लोगों को तरीका इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ सिंपली लीनियर कॉम्बिनेशन ही बनाएंगे। हाँ, इसमें थोड़ा सा हेडेक है सॉल्व करना। फिर भी देख लेना, अगर एक दूसरे के मल्टीपल में आ रहा है तब तो अच्छा है, और नहीं तो फिर वही बैठ के सॉल्व करो। हाँ, हाँ, वो हो जाएगा उस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो ये क्वेश्चन करके देखो कि इफ यहाँ पर दिया हो गया है कि 3 वेक्टर तुमको दिए हुए हैं, तीनों लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो फिर हमको एक की वैल्यू को फाइंड करनी है। यहाँ पर डिपेंडेंट होने का केस क्या होता है? डिपेंडेंट के केस में उनका जो कोएफिशिएंट होगा, वो नॉन ज़ीरो रहेगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बना के अपना देख लेना है अल्फा, बीटा, गामा का वैल्यू, ठीक है? तो वो सारा प्रोसेस जैसे-जैसे सॉल्व करोगे वैसे-वैसे तुम्हारा अपने आप आइडिया जो है वो डेवलप होते जाएगा। हर क्वेश्चन में अपना थोड़ा अलग-अलग तरीका इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो पहले इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है? उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि फिर बेसिस डायमेंशन का हाँ, इसको करके देख लो, इतना दूर जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना, यहाँ तक कर लेना। और ये सब स्पेस चेक करने वाला भी क्वेश्चन था ही इसमें, तो वो भी देख लेना है। तो उससे तुम्हारा काफ़ी दूर तक हो जाएगा, तब उसके बाद बेसिस पे काम करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? हाँ, ये हाँ, हाँ, इधर का कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हो जाएगा। हाँ, हुँ, हुँ।